सिंध हुकूमत की शाखर्चियां उरूज पर चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। एक साल में सरकारी इमारतों की मरम्मत पर 80 अरब रुपए खर्च कर दिए। वज़ीर आला सिंध ने महकमे वर्क्स एंड सर्विस के ठेकेदारों को 80 अरब रुपए की अदायगी का नोटिस ले लिया। सिंध हुकूमत की शाखर्चियां उरूज पर चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। एक साल में सरकारी इमारतों की मरम्मत पर 80 अरब रुपए खर्च कर डाले। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, बताइएगा। जी हाँ, बड़ी अजीब सूरत हाल है। एक तरफ बताया जाता है कि सूबा सिंध गरीब सूबा है, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हमारे पास ज़िमनी बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 80 अरब रुपए के इजाफी अखराजात किए गए हैं सरकारी इमारतों के मरम्मत पर, तज़ीन और आराइश पर। जो माली साल ख़त्म हो गया उस दौरान गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, अस्पतालों, स्कूलों, मज़ारात और दीगर सरकारी इमारतों पर 80 अरब 4 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ ये मंसूबे दिखाए हैं, लेकिन एक तरफ उनकी बजट में रकम मंजूर है, फिर ज़मीनी बजट में भी इन्हीं इदारों के लिए रकम मंजूर करवाई गई है, जिसमें एंटी करप्शन के चेयरमैन के बैरक्स हैं, कोरंगी में लाइव स्टॉक रिसर्च बिल्डिंग है, इब्राहिम हैदरी का एक अस्पताल है और मुख्तलिफ गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस और दीगर इदारों की मरम्मत, तज़ीन और आराइश है। इसमें वज़ीर आला सिंध तक ये बात पहुंची है और उन्होंने इस बात की नोटिस भी ली है और कहा है कि फंड्स में अगर करप्शन की शिकायत आएंगी तो मुतल्लिका लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब ये सारा मामला वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का है, जिसने ज़िमनी बजट में 45 अरब 15 करोड़ 32 लाख रुपए के मजीद इजाफी फंड्स यानी 80 अरब एक तरफ, फिर 45 अरब दूसरी तरफ, ये तमाम सूरत हाल इसमें पूरी तफसील दी गई है। मुख्तलिफ महकमों में ये रकम खर्च हुई है, जिसमें सकाफत है, आपाशी है, एनर्जी है, मेडिकल एजुकेशन है और दीगर इदारे हैं जिनमें ये रकम खर्च हुई है। आजिज जमाली, महंगाई के दौर में एक तरफ तो एतदाल पसंदी का मशवरा दिया जा रहा है, कम खर्च बाला नशीनी सिखाई जा रही है, दूसरी तरफ 80 अरब सरकारी इमारतों की तज़य्युन और आराइश पर लगा दिए गए हैं। ये किस किस्म की अक्लमंदी है? जी, ये पता तब चला है जब ज़िमनी बजट मंजूर हुआ। जब ज़िमनी बजट मंजूर होता है तो उसका मतलब ही ये होता है कि जो बजट में तयशुदा रकम है उससे इजाफी खर्च हुआ है। अभी यही जो जैसे मैं तफसीलात आपको बता रहा था कि वर्क्स एंड सर्विसेज ने सरकारी इमारतों और दफातर की देखभाल के लिए 34 अरब 79 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महकमे तवानाई के मरम्मत के नाम पर एक तरफ बजट में 3 करोड़ रुपए मंजूर थे तो ज़मीनी बजट में फिर 2 करोड़ 83 लाख रुपए उसमें खर्च किया गया। महकमे ज़कात और औकाफ ने 10 रुपए मज़ारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों की मरम्मत पर खर्च किए। फिर ज़मीनी बजट में 35 करोड़ रुपए मजीद खर्च किए। महकमे देही तरक्की में एक तरफ 31 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद फिर 11 करोड़ रुपए ज़मीनी बजट में लिए गए हैं। एजुकेशन वर्क पर 60%, सर्विसेज एंड जनरल ये पैसे खर्च हुए हैं। तो ये अजीब सूरत हाल है। जो आपने सवाल किया, मैं उसका अगर जवाब दूं तो ये तो हुकूमत की बैड गवर्नेंस की एक बड़ी मिसाल सामने आई है कि 80 अरब रुपए जो माली साल खत्म हुआ है 30 जून को उस पर खर्च हुए हैं, वो भी सिर्फ मरम्मत, तज़ीन और आराइश और जो देखभाल का काम है उस पर। ये बड़ी जी ठीक है आजिज, अभी आप हमारे साथ रहिए। महकमा एंटी करप्शन का इंतजामी ढांचा तब्दील करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक ज़िले सर्कल दफातर को ख़त्म करके डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स मुकर्रर किए जाएंगे, जिसकी मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। इस पर भी आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद होंगे। आजिज, महकमा एंटी करप्शन का इंतजामी ढांचा तब्दील करने का फैसला किया गया है, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये जो फैसला हमारे सामने आया है, महकमा एंटी करप्शन के जिम्मेदार ने बताया कि अब सूबे भर में महकमा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का जो इंतजामी ढांचा है उसको तब्दील किया जा रहा है। जिले सतह पे जो सर्किल ऑफिसर्स हैं उनको ख़त्म करके वहाँ पे 18वें ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर्स तैनात किए जाएंगे, जबकि सूबे में डिप्टी डायरेक्टर्स की 30 और डायरेक्टर्स की 8 आसामियाँ पुर करने पर गौर किया जा रहा है। कराची के 3 जोन्स हैं
उसमें 19वें ग्रेड के 3 सीनियर डायरेक्टर्स को मुकर्रर किया जाएगा। इस तरह हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना जोन में 18वें ग्रेड के 5 डायरेक्टर्स को मुकर्रर किया जाएगा। अजला में डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे। एक कमेटी बनाई गई है, जुल्फकार शाह जो हैं इस वक्त चेयरमैन, उसकी सरबराही में, और ये कमेटी इन तमाम मामला से एक मुफस्सिल एक रिपोर्ट बनाएगी जो सिंध काबीना में पेश की जाएगी, और सिंध काबीना की मंजूरी के बाद ये पूरा जो स्ट्रक्चर है महकमा एंटी करप्शन का वो तब्दील होगा। जी बहुत शुक्रिया आजिज, आपने हमें अपडेट किया। FPR और फ्लोर मिल्स के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स के नफाज को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से साफ कह दिया कि मुतालबात ना माने गए तो कल से मुल्क भर में तमाम फ्लोर मिल्स को बंद कर दिया जाएगा और मार्केट को आटे की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, क्या कहना है फ्लोर मिल्स मालिकान का? जी यहाँ पे बताऊं कि कराची के मुल्क भर की आवाम की मुश्किलात बढ़ने जा रही है। पहले पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जो है पेट्रोलियम डीलर्स ने स्ट्राइक की थी, अब फ्लोर मिल्स जो है स्ट्राइक करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो बजट में विद होल्डिंग टैक्स आयद किया उसको मुस्तरद किया, हुकूमत से मुतालबा किया इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। फ्लोर मिल्स पे जो नॉन फाइलर और दीगर जो है उनका 5.5% और वो जो आयद किया गया टैक्स उसको मुस्तरद किया और मुतालबा किया है कि हुकूमत से अगर ये नहीं माना गया तो हम कल से यानी कि जुमेरात से मुल्क भर की तमाम फ्लोर मिल्स बंद कर दें। कराची में 90 से ज़ायद फ्लोर मिल्स हैं, 2 करोड़ की आबादी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और सिंध फ्लोर मिल्स के जो चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स के चौधरी आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, हुकूमत ने कोई राब्ता किया अभी तक? देखिए, अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। हम 3 तारीख से हुकूमत के गोशगुजार किया हुआ है कि सिलसिला हमारा जो है ये गलत हो गया है। विद होल्डिंग टैक्स का एजेंट जो हमें बनाया गया है, डिडक्टिंग एजेंट बनाया गया, ये गलत है। ये इम्पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम दुकानदार से टैक्स काटें और सरकार के खाते में जमा कराएं। ये सरासर FBR का काम है। जो मैं समझता है FBR नाकाम हो गई तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगा दी गई है, तो पॉसिबल नहीं है। आमिर साहब, अगर देखा जाए अगर ये आयद होता है 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गया तो अगर ये आप आयद करते हैं तो फ़ी किलो आटा कितना महंगा हो जाए, आवाम पे कितना बोझ पड़ेगा। 5.5% आपके ऊपर अलग से टैक्सेस लग गए। आप लोग पहले कितना टैक्स दे रहे हैं? देखें, पर मिल मैं समझता हूँ कि 2 से 2.5 करोड़ रुपए सालाना टैक्स देती होगी, बिल्कुल ना। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। उसके अलावा मज़ीद पैसा मांगा जा रहा है तो आप रिटेलर से लें जाके जो अपना कारोबार कर रहा है, ब्रोकर से लें। मिल वाले की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो टैक्स जमा कराए, उनका टैक्स काट के मैं जमा कराऊँ? ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैं कोई टैक्स ऑफिस नहीं हूँ, ना मेरे पास ऐसे कोई वसाइल हैं, ना मैं एक्सपर्टीज़ है मेरे पास इस तरह की। 8 से 9 रुपये किलो आटा बढ़ सकता है। अल्लाह अल्लाह करके आटा सस्ता हुआ है। आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से आटा 150-200 रुपये किलो चलता रहा है। अब आटा 80-82 रुपये किलो आप देख रहे हैं कि मार्केट में हो गया है। ये भी हमारी कोशिश थी कि हमने गंदम इंपोर्ट की और गंदम का रेट डाउन हुआ और आटे का रेट कम हुआ। अब कुछ लोगों को ये मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा कि आटे का रेट कम है। मैं ये समझता हूं। आमिर साहब, आज जैसे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि जो गंदम की वॉशिंग बंद कर देंगे, उसके बाद कल जो है स्ट्राइक करेंगे और सप्लाई चेन बंद हो जाएगी। तो आज जो ये काम हो रहा है उसके बाद कितनी लेबर, कराची में कितनी फ्लोर मिल्स हैं, कितनी लेबर मुतासर होगी, उसके बाद जब काम रुकेगा? देखें, फ़ी मिल 250 से 300 लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस में। आप अंदाज़ा लगा लें कि 100 मिले हैं हमारे पास कराची में, हज़ारों लोग बेरोज़गार होंगे। आज ये आखिरी प्रोसेस चल रहा है वेडनेसडे को। कल थर्सडे से कोई काम नहीं होगा, ना सप्लाई होगी, ना हमारे पास आटा मौजूद होगा। अच्छा आमिर साहब, कराची की कितनी डिमांड होगी और यौमिया अगर 100 के करीब जो फ्लोर मिल्स देती हैं तो कितनी डिमांड होगी कराची की? और अगर आपकी गैर मुइना मुद्दत की स्ट्राइक चलती है ये, तो कराची में जो मार्केट में आटा होगा कब से किल्लत होना शुरू हो जाएगी? देखिए, मंथली 2 से 2.5 लाख टन की डिमांड है कराची में। 2 से 2.5 लाख टन की डिमांड है मंथली। समझे 80 हज़ार टन डेली आटा पिसता है और जाता है मार्केट में। इससे आप अंदाज़ा कर लें कितना बड़ा ये गैप आ जाएगा। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे जो तमाम प्रोसेस है उसके बारे में यही बताया है कि आज आखिरी दिन है और जो आटा फ्लोर मिल की जो प्रोडक्शन लाइन में चला गया था वो आज पिस रहा है और कल से जो है सप्लाई चेन मुकम्मल बंद हो जाएगी। वजह यह है कि कराची समेत मुल्क भर की बताइएगा कि आज आखिरी दिन तो है, तो क्या मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा? दूसरा दौर में जाएंगे ये मुज़ाकरात या बस अब हतमी फैसला हो गया? साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर टैक्स लग जाता है तो फ़ी किलो आटा कितने का हो जाएगा? जी, यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि सिर्फ टैक्स की नहीं, यहाँ पे जो बिजली की कीमत है उसके भी लगाएं। जैसे कि चौधरी आमिर जो फ्लोर मिल के चेयरमैन, उन्होंने ये बताया कि फ़ी किलो आटा आवाम पे
यानी जो टैक्स लगाया गया है विद होल्डिंग के ऊपर, यानी कोई भी अब ये मिल में कोई ख़रीदार आता है वो लेके जाता है तो नॉन फाइलर के ऊपर 2.5% लगेगा और इनके ऊपर जो मजमूई तौर पर 5.50% जो टैक्स लगेगा। तो उसकी वजह से जो कीमतें हैं वो 8 से 9 रुपये फ़ी किलो आटा महंगा हो जाएगा, जो मुश्किल से जो नीचे आया था, और पर किलो आवाम पे जो है 8 से 9 रुपये उसका इम्पैक्ट आएगा। आवाम जो है 10 किलो आटा लेके जाते हैं तो उससे 90 रुपये के जो उसमें इजाफा हो जाएगा 10 किलो के आटे पे। इसी तरीके से मोर ऑन है। और कराची में बात करूं कि यहाँ अगर डिटेल लें कि कराची में 2 करोड़ की आबादी है, 7 अजला हैं, 100 के करीब फ्लोर मिल्स हैं, और यहाँ जो सप्लाई चेन है, कराची की बड़ी डिमांड है, मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ अगर सप्लाई चेन टूटती है, और जैसे कि आज लास्ट डे है यहाँ जो, क्योंकि फ्लोर मिल की प्रोसेस में बताऊं कि जो आटा बनने के बाद जो आ रहा है ये यहाँ पैकिंग कर रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता है। और हमने भी यहाँ पे पूछा था कि यहाँ पे तो मुसलसल आटा आ रहा है, इसकी पैकिंग की जा रही है। आज जो प्रोसेस है उसके बाद ये इम्पैक्ट ये होगा कि कल से जो है, क्योंकि आज ही से गंदम की जो वॉशिंग होती है, गंदम वॉश होकर जो है अब प्रोडक्शन लाइन में जाता है, वहाँ से वो आटा बनता है, उसके बाद नीचे आता है, पैक होता है, फिर मार्केट के लिए सप्लाई होता है। तो आज जो ऑर्डर लगे हुए हैं वो चले जाएंगे, और कल से जो है फ्लोर मिल्स की, मुल्क भर की फ्लोर मिल्स, सिर्फ कराची नहीं मुल्क भर की फ्लोर मिल्स जो है स्ट्राइक पे जा रही हैं। विद होल्डिंग टैक्स है जो निफाज में मुस्तरद कर दिया, और कहा है जो भारी भरकम टैक्स है और FBR का काम हम नहीं कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट यही होगा, कराची में जो सप्लाई चेन है, फ्लोर मिल गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद होती है तो कराची में आटे की शदीद किल्लत हो जाएगी, और कराची में बड़ी डिमांड है। यौमिया बुनियाद पे जब ये जा रहा होता है उसके बाद भी मार्केट से मजीद अगले दिन की डिमांड आती है। अगर ये फ्लोर मिल्स बंद होंगे गैर मुइना मुद्दत के लिए तो आटा जिनके पास होगा मनमानी कीमतों में फरोख्त करना शुरू कर देंगे। पहले ही हमने रिपोर्ट की है 2 दिन पहले कि मार्केट में आटा महंगा होना शुरू हो गया। अब कल से मार्केट में बंद होने जा रही है फ्लोर मिल्स, तो उसके बाद यकीनी तौर पे मैं बोल सकता हूं कि आटे की कीमत मजीद बढ़ जाएगी, मनमानी कीमत पे फ़रोख्त किया जाएगा। पहले ही आटा जो महंगा हुआ था उसमें कीमतें कम हुई क्योंकि इम्पोर्ट गंदम आई थी। अब यहाँ पे फ्लोर मिल्स की जो स्ट्राइक होने जा रही है, ये मुल्क गिर हड़ताल है, सिर्फ कराची में नहीं मुल्क गिर हड़ताल होगी, उसका इम्पैक्ट ये होगा मुल्क भर में आटे की किल्लत हो जाएगी। बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है, मुल्क भर में आटे की किल्लत हो जाएगी, कल से मुकम्मल तौर पर सप्लाई बंद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक तालिबात का मुस्तकबिल तारीख करने लगा। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में इम्तहानात के तीसरे रोज भी बिजली बहाल न हो सकी। 7 रोज से गर्ल्स कॉलेज की बिजली मुनक़ता है। मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इंटर बोर्ड की गफलत और के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी का खमियाजा इस वक्त जो है वो इंटर की तलबा और तलबात को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। शहर के बेशतर इम्तहानी मराकज़ जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग की जद में है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में, जहाँ गुज़िश्ता 7 रोज़ से जो है वो बिजली की फरहामी मअतल है, जिसके बायस यहाँ पर तलबात को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दौरान इम्तहान। मेरे कैमरामैन वाहिद अगर आपको दिखा सकें तो इम्तहान के दौरान जो है वो लाइट ना होने की वजह से एक तलबा की जो तबीयत है वो भी ख़राब हो गई, इस बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई, और इस जो है वो इसी तरह से दीगर जो तलबात हैं उनकी भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है वो हालत यहाँ पे गैर हो जा रही है। और अगर क्लासरूम की कंडीशन हम देखें तो जो है वो पंखे बंद हैं, शदीद गर्मी है, हब्स की कैफियत है कराची में, और इस पर जो है वो कराची के जो तलबा हैं मुस्तकबिल के मेमार हैं उनको जो है वो इम्तहान के दौरान इस ये लोड शेडिंग और दीगर जो है वो बिजली बंदिश का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और ख़ासी जो है वो परेशानी का यहाँ पे तलबा और तलबात समेत जो असातिज़ा हैं जो यहाँ पे ड्यूटी पर भी मामूर हैं उन्हें भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एक टीचर मौजूद है जो इस वक्त जो है वो इम्तिहानी कमरे की जो है वो निगरानी पे मामूर है, इनसे जानेंगे। आप मुझे ये बताइएगा, तीसरा रोज़ है आज पेपर का, 7 दिन से बिजली बंद है, बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है और आप लोगों को कितने मसाइल हैं? जी हमारे साथ हमने तो है ही, लेकिन जो असातिज़ा का हाल है ना वो बहुत ख़राब है। इससे पहले भी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, कई वालों को तो कर कर के थक चुके हैं। अब जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर्स हैं, जो हमारे सिंध गवर्नमेंट के सीनियर्स हैं, उनसे ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अगर कुछ कर सकते हैं तो वही करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो यहाँ पे टीचर मौजूद थी, इनका ये कहना है कि शदीद गर्मी के बायस जो है वो तालिबात की हालत यहाँ पे गैर हो रही है, ताहम जो है वो खासी परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इनकी यहाँ पे मुतालिका इदारों से यही दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द कॉलेज में जो है वो बिजली की फरहामी को यकीनी बनाया जाए। जी, महंगी बिजली के खिलाफ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने मुहर्रम उल हराम के बाद धरने का ऐलान कर दिया। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी कहते हैं हुकूमत IPPs के टारिफ पर नजरसानी करे,
35,000 रुपए किराए वाले मकान का बिजली का बिल 70,000 रुपए आने लगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल बिजली की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट या फिर 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए रिलीफ का जो है वो ऐलान किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी, जो कि चेयरमैन है ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के। ये बताएगा कि जो कल वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान किया गया है उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? 50 अरब रुपए की कल इन्होंने सब्सिडी देने का ऐलान किया है जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 माह के बिलों में 200 यूनिट से कम जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। बेहतर ये होता कि पूरे आवाम के लिए कोई बेहतरीन रिलीफ का ऐलान करते। सिर्फ 200 यूनिट के जो है लोग इस्तेमाल करने वाले इस मुल्क में नहीं रहते। अब क्या शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इस गर्मी के मौसम में लोग जो है दुनिया में जहाँ एसी इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में एसी इस्तेमाल करना छोड़ दें? वैसे में आप जिस जगह खड़े हैं ना इस वक्त, यहाँ पे मकान का किराया 30,000 रुपये और यहाँ पे बिजली का बिल आ रहा है 70 से 80,000 रुपये। आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि 30,000 की जिस जगह का किराया हो और लोग 80,000 रुपये किराया बिजली का बिल दें? ये पॉसिबल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम इतना किराया, जितना बिजली हमारे मकान का किराया है या दुकान का किराया है, बिजली का बिल इससे कम होना चाहिए। और ये पूरी दुनिया में एक जो है कानून राइज है। हम कहाँ से बिजली के बिल दें? हमारे पास इतनी सख्त नहीं है कि हम बिजली बिल दे सकें। क्या करें हम लोगों को जो है, अब हमारे पास जो लोग काम करते हैं हम उनको फारिग करें, बिजली के बिल भरते रहें? हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमत फौरी तौर पे जो है बिजली के नरखों में कमी लाए। IPP जो हैं उनसे अपने जो है रेट रिवाइज करें। उनको जो है आप डॉलर में देने की जगह आप पाक रुपीज में पैसे दें। जो आप ऑयल की ग्रांट दे रहे हैं उसको बंद करें, तो जाके मामला बहुत आसानी से हल हो सकते हैं अगर हुकूमत चाहे। जी बिल्कुल, ये थे शर्जील गोपलानी, जिनका कहना है कि हुकूमत जो है IPP से जो बिजली खरीद रही है उनकी कीमतों पर नज़रसानी करे। और उसके साथ साथ ये है कि तमाम तर जो सार्फिन है, आवाम है, ताजिर तबका है, उसको रिलीफ दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मुहर्रम के बाद धरना दिया जाएगा और ये धरना जो है वो जब उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इनको रिलीफ नहीं मिलता। जी। वज़ीर-ए-आज़म के बिजली बिलों में रिलीफ के ऐलान पर कराची चैम्बर की तनकीद। नायब सदर तनवीर बारी का कहना है कि 200 यूनिट तक रिलीफ नाकाफी है। शहरियों की बड़ी तादाद 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करती है। हुकूमत को मज़ीद लोगों के लिए भी रिलीफ का ऐलान करना चाहिए। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि 3 माह तक जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको 4 से 7 रुपये यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर है तनवीर बारी। उनसे जानते हैं। तनवीर साहब, रिलीफ दिया है लेकिन सिर्फ 200 यूनिट वालों को, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है सिर्फ 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। अक्सरियत जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करती है और हुकूमत ने जो है उनके लिए 5 रुपये 72 पैसे का इजाफे का ऐलान किया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसी बिजली बहुत महंगी है। अगर हम आसपास के ममालिक को देखें तो हमारे यहाँ जो है बिजली के रेट दुगने हैं और उस पर ये 5 रुपये 72 पैसे जो इजाफा किया है जो 200 यूनिट से ज़्यादा वालों पे है, तो ये एक बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। और आप ये देखेंगे अभी बजट के ऐलान के बाद लोग बहुत परेशान हैं और कारोबार वैसी नहीं है, इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, छोटे मोटे कारोबार जो है बंद हो रहे हैं, लोग डिफ़ॉल्टर्स हो रहे हैं। और ऊपर से ये जो है हुकूमत जो है बिजली में इजाफे का ऐलान कर रही है, ये बहुत ज़्यादती है। हुकूमत को इसको फैसले को वापस लेना चाहिए। ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। देखें, 200 यूनिट वाले मैंने जैसे बताया ना, इनकी तादाद कम है। अक्सर उनको भी रिलीफ देना, हुकूमत को वापस लेना चाहिए, वरना लोगों में जो है बेचैनी पैदा होगी, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होगी और इससे जो है लोग बिजली चोरी करेंगे और मसाइल बढ़ेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि इसको इजाफे को फौरी वापस ले और तमाम लोगों को रिलीफ दे। बिल्कुल देखिए, कराची चैम्बर ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को जो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ का ऐलान किया उसको नाकाफ़ी करार दिया और कहा है कि अक्सरियत जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है तो प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर भी रिलीफ देना चाहिए। साथ ही साथ देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों की बुलंद सतह पर पहुँचने के बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पहले ही परेशान है, वहीं दूसरी जानिब आवाम को भी बिजली के भारी भरकम बिलों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरंगी 5.5 नंबर में सुबह सवेरे फायरिंग से पीपल्स पार्टी का वर्कर जाँ बहक हो गया। SSP कोरंगी तौहीद रहमान मेमन ने कहा कि मकतूल का किसी से झगड़ा चल रहा था। जाए वक़्वा से 9mm का पिस्टल बरामद कर लिया गया। एक मुलजिम को मकतूल नुमान ने पकड़ लिया था जिसे अवाम ने तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा।
बिल्कुल देखिए, ज़बान टाउन थाने की हदूद में जो है वो एक और फायरिंग का वाकया पेश आया है। मुलजिमान की फायरिंग से जो है वो पीपल्स पार्टी का जो वर्कर था वो जाबाक हो गया। इस वक्त मैं जय बकवा में मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन फरहान जो है वो दिखाएंगे। ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये वाकया पेश आया है। दो मुलजिमान थे, एक ने जैसे फायर किया तो इस वर्कर ने जैसे पीछे मुड़ा तो उस मुलजिम को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है वो अवाम भी जब जमा थी तो अवाम भी पहुंची है वहां पर, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया मुलजिम को। मुलजिम भी जो है दौरान इलाज जाबाक हो गया है। एक जो साथी था फरार होने में कामयाब हो गया। जय बकवा से 9mm के 2 खोल बरामद हुए हैं और पिस्टल भी जो है वो 9mm का बरामद कर लिया गया है। मकतूल जो है वो पीपल्स पार्टी का वर्कर बताया जा रहा था। इससे पहले दीगर सियासी जमात से भी वाबस्ता रह चुका है। इसकी कोई जाती दुश्मनी भी जो है सामने आ रही है। SSP ने भी जय बकवा का दौरा किया और अभी वो यहाँ से गए हैं और पुलिस ने भी क्राइम सीन यूनिट ने जो जय बकवा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। ये जो है वो हम देख रहे हैं पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी जो है वो सियासी वर्कर जो थे उसको मारा जा चुका है और फिर से ये वाकया जो है वो पेश आया है। हम देख रहे हैं कराची के अंदर टारगेट किलिंग के वाकयात सर उठाने लगे हैं, लेकिन कराची पुलिस टारगेट किलिंग के वाकयात को रोकने में नाकाम होती हुई नजर आ रही। दिन दहाड़े ये वाकया पेश आया है, एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया है। इसका होटल बताया जा रहा है। अब पुलिस की जानिब से तमाम तर जावियों से तहकीकात जो है वो की जा रही है। जी, न्यू कराची सेक्टर 5G मदीना कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मकतूल के भाई सलमान का कहना है इमरान अपने नए मोबाइल की ID बनवाने गया था, डकैतों ने लूटमार की, लोगों के शोर मचाने पर फायर कर दिया। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हम्माद से जो मकतूल के भाई के साथ मौजूद हैं। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची सेक्टर 5G मदीना कॉलोनी काली मार्केट में, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 3 मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने मोबाइल छीनने के बाद फायरिंग करके इमरान जो कि एक नौजवान एक बच्ची का बाप था उसको कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो यहाँ से बासानी फ़रार हो गए। जो है इमरान के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ इस वाक़े के हवाले से तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है और ये वाक़या जब हुआ तो आप लोगों को कैसे इत्तला मिली कि ये भाई के साथ ये वाक़या हो गया? मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। हम लोग अपने घर में खाना खा रहे थे, रात के 11:15 का टाइम था। तो हम लोग यहाँ मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, इधर भी उधर भी, तो हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खा एकदम अचानक से घर में दरवाज़ा बजा कि लगे आपके भाई की गोली लग गई। तो हम जब तक यहाँ पे आए इधर कोने पे तो अल्लाह भला करे तो यहाँ के मेरा कज़न आ रहा था, वो यहाँ से उसको उठा के मुस्लिम खतरी अस्पताल है यहाँ ले गए। उन्होंने बोला ये हमारे बस का नहीं है, इसको अब्बासी शहीद ले जाएँ। हम अब्बासी शहीद लेके गए तो वहाँ तक जब पहुँचते उसका दम टूट चुका था। फिर भी उन्होंने वहाँ सारी कानूनी कार्रवाई करी मगर उसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। अच्छा मुझे ये बताइएगा ये इमरान कितने बहन भाइयों में कौन से नंबर पे था और क्या काम करता था? हम भाइयों में 5-3 नंबर पे। इलाके में वारदातें बता रहे लोग पहले भी होती है? सर होती रहती हैं सर, कभी कहीं किसी के घर से कोई कुर्बानी जारी होती है, कभी कोई किसी के घर से कोई माँ का लाल जा रहा था, किसी के बच्चा होता है। जनाजा कब है इमरान? ज़ोहर में। देखिए हमारे साथ मौजूद है इमरान के भाई, जिनका ये कहना है कि ना सिर्फ कल ये वारदात हुई बल्कि इस तरह जो है इस इलाके में वारदातें होती रहती है, लेकिन पुलिस की जानिब से फ़िलहाल जो है कोई मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गुंजान इलाका है, जो है वो कंजस्टेड यहाँ पे गलियाँ हैं। मोबाइल तो आना दूर की बात, लेकिन बाइक पे मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान आसानी आते हैं, लूट के चले जाते हैं, फायरिंग करके बासानी यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। मकतूल इमरान जो है वो एक बच्ची का बाप था और जो है गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। इसकी जो नमाज जनाजा है वो नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। जी कराची में गुज़िश्ता रोज़ दिन भर कहाँ कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में हुई। सुरजानी टाउन में 59.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में हुई। सरजानी टाउन में 59.2 रिकॉर्ड हुई। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर हुई। ओल्ड एयरपोर्ट पर 38.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। औरंगी टाउन 30, गुलिस्तान जोहर 19.8 मिलीमीटर बारिश हुई। सादी टाउन में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शाहराह फैसल में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलशन हदीद 26, नॉर्थ कराची 8.6, गुलशन मेमार 7.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। किमाड़ी 8 मिलीमीटर, मलीर में 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। माड़ीपुर में 3, इब्राहिम हैदरी में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जुलाई के बाद तेज़ बारिशों का स्पेल शहर पर असर अंदाज हो सकता है। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का अहवाल जान लेते हैं अक्सर शेख से। जिस शहर में कल हल्की और तेज बारिश होने के बावजूद
गर्मी की शिद्दत बरकरार है और हब्स की कैफियत महसूस की जा रही है। हब्स की कैफियत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 35 से 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अगर हम हवा की बात करें तो हवा में नमी का तनासुब जो है उससे ज़ायद होने के बाद गर्मी की शिद्दत और ज़्यादा महसूस की जा रही है। और अगर हम बारिश की बात करते हैं तो शहर के अंदर जो आज भी महकमा मौसमियात ने हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई की है कई कई मकामात पर। और जो बारिश का सेकंड स्पेल है, जो दूसरा स्पेल है, वो 20 जुलाई से शहर के अंदर दाखिल होगा। डॉक्टर्स का यही कहना है कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकला जाए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को घरों में महफूज रखें। इंतज़ामिया की गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। गुज़िश्ता रोज़ शहर कायद में होने वाली बारिश का पानी सफारी पार्क से नेपा जाने वाले खस्ताहाल रोड पर जमा होने के बायस शहरियों का सफ़र करना इम्तहान में बन गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची में जरा सी बारिश ने इदारों की कारकर्दगी की कुली खोल कर रख दी। बारिश के बाद सफारी पार्क से नीफा जाने वाली सड़क मुसाफिर के लिए इम्तिहान बन गई। एक तरफ सड़क खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार है तो दूसरी तरफ बारिश के पानी की निकासी भी ना हो सकी। जगह जगह गड्ढे पड़ने के बायस ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त भी शदीद मुतासर है। जरा सी हल्की बारिश होती है, ये सारा का सारा पानी जमा हो जाता है, लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है, बस में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से ये थोड़ी सी बारिश हुई है, पानी ये देखो भरा पड़ा है आपकी नज़र के सामने। अब तक सूरत हाल की वजह से मुसाफिरों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। मुश्किलात बहुत परेशानी होती है। काफ़ी दिनों से ये खड्डे बने, थोड़ी सी रात को बारिश हुई है, हम कल रात से लेके बहुत परेशान हैं। ना हम सवारी बिठा सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, उसकी वजह से हमारी गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। तरक्याती कामों के नाम पर अरबों रुपए फंड्स रखे जाते हैं। ऐसे में शाहराहों की अब तक सूरत हाल मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट में PCHS ब्लॉक 6 की सड़कों पर सीवरेज बारिश के पानी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने KMC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में PCEH सोसाइटी ब्लॉक 6 में सेवरेज और बारिश का पानी जमा होने के खिलाफ शहरी मोहम्मद मंशा की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मज़ार कायद के अतराफ़ से लेकर उनके घरों तक सेवरेज का पानी जो है वो जमा हो जाता है और बारिश का पानी भी जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं वो फैलने का भी ख़दशा रहता है। साथ ही साथ जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर पानी जो है वो जमा हो जाता है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि KMC समेत मुतल्लिका जितने भी हुकाम हैं, जिसमें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत दीगर को हुक्म दिया जाए कि जो इस पानी के निकासी आप के मसले को हल किया जाए। लिहाजा अदालत ने KMC समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ आइंदा समाअत पर यानी कि 23 जुलाई तक तमाम फरीक़ैन से इस मुतल्लिक जवाब भी तलब कर लिए हैं। मकामी होटल में कराची भर के बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आलमी इदारा सेहत IPI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान ने शिरकत की। वैक्सीनेशन की मुकम्मल कवरेज को यकीनी बनाने का अज़्म भी जाहिर किया, जबकि आइंदा माह कैचअप मुहिम शुरू करने का भी इरादा जाहिर किया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं, मुकामी होटल में कराची भर में बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आलमी इदारा सेहत EPI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान ने शिरकत की है। बात कर लेते हैं इब्राहिम रिंद से, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची में हिफाजती वैक्सीन के हवाले से जो है आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ और WHO की जानिब से कराची के मकामी होटल में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ और उसका उन्वान भी यही था कि कराची भर में जो रूटीन की वैक्सीनेशन है जो कि EPI में लगाई जाती हैं 12 मुख्तलिफ वैक्सीन, जिसमें पोलियो, खसरा और दीगर बीमारियां, उसको बढ़ाने के लिए और उसको टारगेट पूरा करने के लिए तमाम लोग इसमें शरीक हुए, जिसमें कराची भर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और तमाम लोग मौजूद थे, जिनका कहना था कि तमाम लोग जो अपने अपने लेवल पर अपनी मात हैं जो टीमें उनके जरिए जो तमाम बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, उनको तमाम बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती वैक्सीन लगाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और इस हवाले से आइंदा माह जो है वो स्टाफ की ट्रेनिंग कराई जाएगी और उसी माह में जो है वो वैक्सीन भी शुरू की जाएगी। तमाम कैचअप मुहिम, इस पर नाम रखा गया कि कैचअप मुहिम के दौरान तमाम मुख्तलिफ 12 बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इस हवाले से जो है इसको सराहा गया, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान है उन्होंने भी इस इजलास में यकीन दहानी कराई कि वो अपनी टीमों को तरीक़ेकार बताएंगे और जो टारगेट है 100% जो कवरेज वो मुकम्मल कराएंगे। इस तरफ जो है
दूसरी जानिब पीपीआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर नईम का कहना था कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पोलियो समेत दीगर जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए जो घर घर टीमें आती हैं उनके साथ ताउन करें और अपने बच्चों को हिफाजती वैक्सीन जो मुफ्त लगाई जाती है वो वैक्सीन लगवाएं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने हमें अपडेट किया। वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को मेडिकल की सहूलत फिर दस्तयाब। अस्पताल और अद्वियात फराहम करने वाले इदारों को CBA की दरख्वास्त पर अदायगियाँ कर दी गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन अब्बासी से। GSN बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वाटर कॉर्पोरेशन में CBA की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं ताकि मेडिकल के वो जो मसाइल हैं मुलाजमीन को वो दूर किए जा सके। हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं CBA के, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा किस हद तक ये जो वाजबात के मसाइल थे और दीगर अस्पतालों के साथ जो कोऑर्डिनेशन चल रही थी, किस हद तक मामलात जो है वो तय हो गए? कितने अस्पताल जो हैं वो वापस मुलाजमीन को सहूलत देने को तैयार हैं? हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बड़े हॉस्पिटल हमने उनको जो ऑन किया है, ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। CBA को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, वो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, डिवागो हो गया, डॉ हो गया, और कुछ मसले मसाइल हैं उनके भी कुछ इश्यूज़ हैं जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। जब भी तो 2 हॉस्पिटल हमारे बड़े आए ना उस पर पैनल पे, तो उनके भी बैठ कर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनके मसले मसाइल जो है हल कर देंगे। प्लस हमारी डिवागो वाले जो मेडिसिन का मसला चल रहा था, जो उससे भी हमारी बैठ के बात हुई है, तो उसने मेडिकल को ऑन कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मुखालफिन जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि मैं जो समझता हूँ कि मुखालफिन अपने गिरेबान में झाँकें और अपने वक्त को देखें कि उन्होंने क्या किया है। मेडिकल का आशिया ख़राब करने वाले उन लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे मुखालफत हैं, मैं बात कर रहे हैं, मगर एम्प्लॉय को तहज दिलाया जा रहा है जानबूझकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है फ़राज़ा। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि हमने बाकायदा उस पर करप्शंस भी पकड़ी हैं इसमें बाकायदा, और पकड़ते आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मेडिकल को और मज़ीद बेहतर करना जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 2 बड़े अस्पतालों को जो है वो वापस मुलाजमीन को सहूलत देने के लिए रजामंद कर लिया गया है, अदायगियाँ कर दी गई हैं। बाकी अस्पताल और दीगर अद्वियात देने वाली जो कंपनियाँ हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि जल्द वो तमाम मसाइल भी दूर कर लिए जाएंगे। जी, बारिश और मौसम की खराबी की वजह से आज कराची से रवाना होने वाली चंद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। आपको बताएं, बारिश और मौसम की खराबी की वजह से आज कराची से रवाना होने वाली चंद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हो गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। बारिश और मौसम की खराबी की वजह से आज कराची से लाहौर जाने वाली चंद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। आपको बताते चलें कि कराकरम एक्सप्रेस 3 बजे के बजाय दोपहर 3:45 पर रवाना होगी। कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस 45 मिनट ताख़ीर का शिकार। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी 45 मिनट लेट है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 बजे की बजाय 4:45 पर रवाना होगी। कराची से रावलपिंडी के लिए निकलने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस 20 मिनट ताख़ीर का शिकार है। तेज़गाम एक्सप्रेस 5:30 के बजाय 5:50 पर रवाना होगी। आपको बताते चलें, कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेनें कुछ ताख़ीर का शिकार हैं। बताया जा रहा है कि बारिश और मौसम की खराबी वजह है। बात करने के लिए हमारे साथ अक्सा शाहिद मौजूद हैं। अक्सा, ट्रेनें तो रोज़ लेट होती हैं, बारिश और मौसम की खराबी का तो एक्सक्यूज़ ही बनाया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ट्रेनें लेट रोज़ाना जो है वो लेट रवाना होती हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि ट्रेनें जो है वो वक्त पर रवाना हो रही थी। लेकिन चूँकि अब मानसून का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो उसमें ट्रेनों की रवानगी जो है वो शदीद मुतासिर देखी जाती है, क्योंकि मुसाफिरों की हिफाजत के लिए ट्रेन को रोकना पड़ता है, उनकी रफ्तार को स्लो करना पड़ता है ताकि कोई नागहानी वाक़या जो है वो पेश ना आ जाए। जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कल जो है वो मानसून की बारिश हुई, जिसकी वजह से जो कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें थी वो लेट रवाना हुई, तो जिसकी वजह से वो लेट ही कराची पहुंची। तो आज जब दोबारा रवाना होने की बारी आई है तो ट्रेनें जो है वो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम ये देखेंगे कराकरम एक्सप्रेस जो लाहौर रवाना होने वाली है वो 45 मिनट ताख़ीर के शिकार के साथ जो है वो लेट रवाना होगी। जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस की हम बात करें जो लाहौर रवाना होती है तो वो भी 45 मिनट ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह तेज़गाम एक्सप्रेस जो कराची से रावलपिंडी रवाना होगी वो 20 मिनट ताख़ीर का शिकार है। आज के रोज़ ये 3 ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार देखी गई हैं, लेकिन जैसे मानसून का सीजन जो वो बढ़ता जाएगा तो ट्रेनें जो है वो लेट होंगी, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना होगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची से 6 हलकों में मुबैना धांधली से मुतल्लिक दरख्वास्तें। MQM उम्मीदवारों के वकील ने एतराज़ात की निशानदही कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त गुजार के वकला से दलाइल तलब कर लिए। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुमताज़ जमाली से, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कि कराची से कौमी और मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से 6 हलकों में मुबैना धांधली से मुतल्लिक दरख्वास्तें। बात कर लेते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं अपडेट कीजिएगा।
के एतराज़ात पर दरख्वास्त गुजार के वकला से दलाल तलब कर लिए, लेकिन ट्रिब्यूनल आगे के पहले हफ्ते दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब किया गया है। एमक्यूएम के वकील अब्दुर्रहमान ने दरख्वास्त दायर करने के तरीक़ेकार और टेक्निकल वजूहात को एतराज़ात का हिस्सा बनाया है, जबकि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार आदिल अहमद, जमाल सिद्दीकी, फौजा सिद्दीकी, मलिक आरिफ ऐवान और शेख कारी ने मुबैना धांधली से मुतल्लिक़ ये दरख्वास्तें दायर की थी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बिजली की बहाली में इजाज़त रुकावट बन गई। इलाके में के इलेक्ट्रिक के ज़ेर ज़मीन केबल में ख़राबी पैदा हुई है, जिसके लिए खुदाई करना पड़ेगी। केएमसी की जानिब से सड़क की खुदाई की इजाज़त नहीं दी जा रही। तफसील जान लेते हैं आइमा खान से। जी आइमा। जी बिल्कुल, देखिए अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में जो है वो गुज़िश्ता 7 रोज से बिजली जो है वो मुनक़ता है। ताहम इस हवाले से जो है वो ये बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला कॉलेज की बिजली की बहाली में जो है वो इजाज़त रुकावट बन चुकी है। इलाके में जो है वो के इलेक्ट्रिक की ज़ेर ज़मीन जो है वो केबल में ख़राबी पैदा हुई है। के इलेक्ट्रिक ज़राए का ये भी बताना है कि ख़राबी दूर करने के लिए खुदाई करना पड़ी है, जबकि कॉलेज के करीबी सड़क की खुदाई की इजाज़त मांगी हुई है। केएमसी की जानिब से जो है वो सड़क की खुदाई की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ताहम खुदाई की इजाज़त मिलने तक बिजली बहाल नहीं की जा सकती है, जिसके बाइस तलबात जो है वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं। शदीद गर्मी में जो है वो बर्ताव करने पर मजबूर हैं। जी आइमा, बहुत शुक्रिया आपका। स्ट्रेट जनूबी की अदालत में तनख्वाह न देने पर कंपनी के सीईओ के मुलाजिम के हाथों कत्ल केस। टीपू सुल्तान पुलिस ने मुलजिम शुएब को अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम ने अदालत में बयान दिया कि 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। नवीद से बातचीत की तो उसका लहजा तंजिया था, तैश में आकर छुरी के वार कर दिए। बात करेंगे जवाद आसिफ से। जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें तनख्वाह न देने पर कंपनी के सीईओ का मुलाजिम के हाथों कत्ल का केस है, जिसकी समाज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई है। और टीपू सुल्तान पुलिस ने मुलजिम शुएब को अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम शुएब ने अदालत को बयान दिया कि मैं कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा था, हमें 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। मैं नवीद से बात कर रहा था तो महसूस हुआ कि ये मेरा मजाक उड़ाता है। मैं किचन से छुरी उठाकर लाया था, दोबारा बातचीत की तो फिर उसका लहजा तंजिया था। मैंने केस में आकर छुरी के वार कर दिए, जिसके बाद वो जख्मों से ताप माल आते हुए दम तोड़ दिया था। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिम का सीआरओ करवाना है, लिहाजा रिमांड दिया था, जिस पर अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुलजिम शुएब को पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशकर रिपोर्ट भी तलब की है। इस फाके का मुकदमा जो है वो मकतूल के भाई की वलीयत में थाना टीपू सुल्तान में दर्ज किया गया था। मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल की गई है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और नाजरीन, ईदी हेल्पलाइन 115 का नंबर बंद हुए 72 घंटे गुजर गए। तर्जुमान ईदी के मुताबिक हेल्पलाइन इससे कबल भी मुतअद्दिद बार बंद हो चुकी है। 2 से 3 घंटों में 115 की सर्विस बहाल हो जाएगी। हेल्पलाइन के जरिए शहर की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाई जाती है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा नमरा रियासत से। जी नमरा। बिल्कुल जी, मजीद 24 घंटे गुजर चुके हैं ईदी हेल्पलाइन 115 को बंद हुए हुए, और अब तो मजमूई तौर पर 72 घंटे का वक्त गुजर चुका है और शहर की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो बंद है और वो बहाल नहीं हो सकी है। हेल्पलाइन इससे कबल भी तर्जमान के मुताबिक मुतादिद बार बंद हो चुकी है, जिसके बिना पर पीटीसीएल से भी रब्ता किया गया था। और अब जो है पीटीसीएल की जानिब से मुस्तकिल हल के लिए यकीन दहानी करवाई गई है कि मुस्तकिल हल के लिए वो इक़दाम करेंगे। इस वक्त से काम जारी है और इनकी जानिब से तर्जमान की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे मजीद लग सकते हैं, और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि 115 सर्विस जो है वो बहाल हो जाएगी। जब से ये सर्विस बंद है उससे यकीनी तौर पर मरीजों को और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये शहर की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मजीद 2 से 3 घंटे बाद ये बहाल हो सकती है। जी नमरा, बहुत शुक्रिया आपका।